हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। तैयारी चल रही है ना सब लोगों की? बिल्कुल। अब बोलना नहीं है आप लोगों को। चलिए, तो मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। एक प्यारी सी शायरी आपके लिए लाए हैं, सुनिएगा। गिरकर उठना, फिर से आगे बढ़ते रहना। गिरकर उठना, फिर से आगे बढ़ते रहना। हार न मानना, हमेशा हिम्मत से लड़ते रहना। सफलता की राह में मेहनत को अपना साथी बना। हर मुश्किल को पार कर मंजिल तक चलते रहना। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th और 9th का है। 9th, आप लोग डिस्टर्ब नहीं करिए, इतना डिस्टर्ब करिएगा तो छूट जाएगा, गड़बड़ जाएगा। क्लास 9th का हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर कितना भाई? 3 है। इनका नाम क्या था? परमाणु, अणु और आयन। नहीं, इसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे इसका वीडियो हमने पहले भी एक दिया था, जिसमें 2 वीडियो मिल गया है ना। 2 वीडियो हम लोग दिए थे, जिनमें हम लोग पढ़े थे कि भाई परमाणु किसे कहते हैं, फिर डाल्टन के सिद्धांत के बारे में पढ़े थे, फिर आगे हम लोग पदार्थ के अनुस्वरता के नियम, इसके बाद स्थिर अनुपात का नियम, तत्व के संकेत इत्यादि की चर्चा हुई थी। चलिए, आज क्या पढ़ना है थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें पढ़ना है अणु की अवस्था के बारे में। जब परमाणु आप देख लिए थे, तो थोड़ा सा अणु से भी परिचय पात्र हो जाए क्या, कि हमारी अणु कौन है भाई। एक लड़का कह रहा है कि सर, हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती है, उसका नाम है अनु। अरे वो अणु की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पदार्थ का जो सूक्ष्म कण है या यौगिक का जो सूक्ष्म कण होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। वो लड़की पर थोड़ा बहुत ध्यान रहता है। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। जॉन डाल्टन के अनुसार यौगिक का सूक्ष्म कण यौगिक परमाणु कहलाता है। देखिए, जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि कोई यौगिक है, जैसे चीनी, जैसे नमक, जल, ये क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। और इसका जो सूक्ष्म कण होता है ना, सबसे छोटी इकाई होती है, उसको कहते हैं हम लोग यौगिक परमाणु। इसका नाम यौगिक परमाणु कौन कही बात है? जॉन डाल्टन ने कहा। लेकिन आने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि ये बातें जो है ना, बिल्कुल सही नहीं है, इसका कुछ नाम और देना चाहिए। तो क्या नाम दिया? तो इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एवोग्रादो। उनके अनुसार यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाता है, माने वही चीज यौगिक परमाणु कहे। कौन? तो जॉन डाल्टन जी। लेकिन जो इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एवोग्रादो, उन्होंने कहा कि इसका नाम क्या होना चाहिए? अणु होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चीनी यानी एक यौगिक है, तो इसका जो सूक्ष्म कण होगा वो अणु कहलाएगी। नमक एक यौगिक है, तो इसका जो सूक्ष्म कण है वो अणु कहलाएगी। जल एक यौगिक है, इसका जो सूक्ष्म कण है वो अणु कहलाएगी। अब इन 3 बात जो हमने बोला, इसमें एक चीज कॉमन आपको मिला होगा, यौगिक। यानी यौगिक हर शब्द में आ रहा है। चीनी एक यौगिक है, नमक एक यौगिक है, जल एक यौगिक है। इसका मतलब है कि यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे भाई कि अणु किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यौगिक के जो सूक्ष्म कण है उसी कहते हैं हम लोग अणु। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे। यानी कह रहे हैं, परिभाषा अगर लिखा जाए तो पदार्थ का जो सूक्ष्म कण है, जो मुक्त अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है, या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। देखिए, पदार्थ, तब पदार्थ में कौन? कोई तत्व हो या कोई यौगिक हो। ठीक है ना? अब इसका जो सूक्ष्म कण होगी ना, वो क्या कहलाएगी? अणु कहलाती है। ठीक है, ऐसे पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, लेकिन वो हमेशा रहता है क्या? सक्रिय रहता है। ठीक है ना? लेकिन अणु जो है ना, देखिए, मुक्त अवस्था में रहती है, सक्रिय नहीं होती है, ये किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अब कैसे नहीं करती है, थोड़ा सा इसको विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, कोई परमाणु होता है ना, वो परमाणु ना ज्यादा सक्रिय होता है, वह जल्दी किसी से अभिक्रिया कर लेती है, जल्दी किसी से अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन अणु जो होती है ना, वो अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि वो एक संयोग की अवस्था में होती है, हमेशा संयोग की अवस्था में होती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मानिए, एन आप सीधे लिखेंगे तो एन से होगा नाइट्रोजन, संकेत हम लोग कर पढ़े थे, तो नाइट्रोजन होगा। तो एन जो हुआ वो परमाणु हुआ।
लेकिन अगर N2 कह दिए, N कह दिए तो ये हो गया परमाणु, लेकिन इसी में N2 कह दिए तो ये हो गया अणु। तो ये अणु जो है ना, इस संयोग की अवस्था में होगी, ये मुक्त नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, हमेशा मुक्त होगा। ठीक है ना, माने वो अभिक्रियाशील होगा, ज्यादा किसी से अभिक्रिया कर लेगा जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो इस सब के बारे में विस्तार से आगे चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल समझिए। तो अणु समझ गए, अब आगे चलते हैं। अणु की क्या क्या विशेषताएं हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अणु किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं ना कि अणु यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण यानी जो कोई तत्व है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। कोई दिक्कत? चलिए, अणु अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे भाई? तो N2 लिख देंगे, N2 लिख देंगे, O2 लिख देंगे, है ना, जैसे Ca2 लिख देंगे। लेकिन अगर परमाणु कहेगा तो सीधे लिखेंगे CaON। देखिए, इस संकेत किसका है? परमाणु के लिए। ये किसके लिए है? अणु के लिए। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं अणु की विशेषताएं। तो अणु की विशेषता क्या? देखिए, विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं। माने किसी विशेष पदार्थ, माने कोई एक पदार्थ है, जैसे चीनी ही लीजिए, जैसे नमक ही लीजिए, तो उनमें एगो तो अणु होगा नहीं, बहुत सारे अणु होंगे। तो जितने अणु होंगे सब समान गुण वाले होंगे। जैसे हम लोग पदार्थ में पढ़े थे कि पदार्थ, कोई तत्व लीजिए, जैसे लोहा एक तत्व है, कल पढ़े थे, चर्चा किए थे। उनमें जो परमाणु होंगे, तो एक परमाणु तो होगा नहीं, परमाणु की संख्या तो बहुत है। हमने बताया था कि अगर हम लोग लगातार अगर गिनती करना शुरू करें तो कितना लाख समय लग जाएगा? 40 लाख समय वर्ष लग जाएगा, नहीं जी? इतना संख्या, मतलब गिनती करते चल जाएंगे तो माने परमाणु बहुत ज्यादा होता है उसमें, नहीं, एक तत्व में परमाणु की संख्या क्या, बहुत ज्यादा। तो उसी तरह से चीनी एक यौगिक है, तो क्या उसमें एक ही अणु होगा? अणु तो बहुत सारे होंगे। तो जितने अणु होंगे ना, सब एक गुण वाला होगा। ऐसा कह रहे हैं कौन? एवोग्रादो जी। ठीक है, इटली के वैज्ञानिक नहीं थे एवोग्रादो? उन्होंने क्या कहा कि एक यौगिक लीजिए, और यौगिक में जितने अणु होंगे, जितने अणु होंगे, चाहे वो 50 रहे, 100 रहे, 200 रहे, 500 रहे, सब की संख्या कैसी होगी, मतलब सबका जो होगा गुणमा जो होगा, ये क्या होगा? एक जैसा होगा। किसी को दिक्कत? पहली। दूसरा, उन्होंने कहा विविध पदार्थ के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। यानी अगर आप दो या दो से अलग प्रकार के लीजिए, जैसे एक हमने चीनी लिया, एक नमक लिया, तो इस चीनी में जितने अणु होंगे, इसका जो गुण होगा, इन नमक वाले अणु के जितने होंगे अणु, वो सब क्या होगा? दोनों से भिन्न होगा, दोनों एक गुण वाला नहीं होगा। जैसे परमाणु में भी वही कहानी है और अणु में भी वही कहानी है। एक तत्व के जितने परमाणु होंगे सब समान गुण वाले। दो अलग अलग तत्व लीजिए, दोनों के परमाणु अलग अलग गुण वाले। ठीक उसी तरह से अगर अणु की बात करेंगे तो दो भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक लीजिए, जैसे एगो जल ले लीजिए, एगो चीनी ले लीजिए, तो जल के जितने अणु होंगे ये अलग गुण वाले होंगे, आ, चीनी के जितने अणु होंगे वो अलग गुण वाले होंगे, नहीं होंगे? इसी तरह से मान लीजिए, और दूसरा ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, तो उसका जो अणु होगा सब अलग गुण वाला होगा, क्या? और दूसरा ले लीजिए बोरैक्स ले लीजिए, उसका गुण अलग गुण वाला होगा, है कि नहीं? तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुण को प्रतिनिधित्व करती है। माने कहने का अर्थ है कि जो पदार्थ का गुण होगा वो किसके कारण होगा? तो जो अणु का गुण होगा इसी के कारण होगा। अगर आपको चीनी मीठी लगती है, इसका मतलब उसके चीनी के जो अणु है वो मीठा है, इसीलिए चीनी मीठी लगती है। नमक अगर आपको खट्टी लगती है, नमकीन लगती है, जो भी है, तो वो किसके कारण? उसके अणु के कारण आपको लगती है। समझ रहे ना? यानी पदार्थ का जो गुण है वो किस पर निर्भर करता है? अणु पर निर्भर करता है, कोई भी यौगिक का गुण। सेम प्रक्रिया पदार्थ वाला है। पदार्थ जो हम लोग पढ़े परमाणु 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 परमाणु, तब परमाणु हम लोग पढ़े तत्व में के लिए, यहाँ पर लिए यौगिक में अणु अणु अणु। तब अणु किसे कहते समझ गए? तो यौगिक के जो सूक्ष्मतम कण है, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, अणु कहते हैं। हो गया? अणु की क्या क्या विशेषताएं? तो नंबर एक यौगिक के जितने अणु होंगे समान गुण वाले होंगे। दो अलग अलग अगर यौगिक हैं तो दोनों के अणु अलग अलग गुण वाले होंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि यौगिक का जो गुण है वह उसके अणु पर निर्भर करती है।
अणु जिस गुण वाले होंगे यौगिक भी वही गुण वाला होगा। क्लियर? किसी भाई को दिक्कत? तो हमने अभी तक 2 पॉइंट क्लियर किया कि अणु किसे कहते हैं और अणु की क्या क्या। चलिए अब चलेंगे आगे, तात्विक अणु क्या है। देखिए, एक है यौगिक अणु और एक है तात्विक अणु। दोनों देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ है। किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणुओं के बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अणुओं में हाइड्रोजन तत्व की संख्या 2 होती है, उसी प्रकार ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, तो इसको कहते हैं तात्विक अणु। नहीं समझिए बात को, फिर समझिए। किसी तत्व के सभी अणु, किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणु के बने होते हैं। जैसे देखिए, एक तत्व है ऑक्सीजन, हो गया। तो ऑक्सीजन के अणु अगर हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे। हाइड्रोजन के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। क्लोरीन का लिखेंगे तो Cl2 लिखेंगे। नहीं, इसी तरह से अगर मैग्नीशियम का आता है Mg, एल्यूमिनियम का आता है Al2, नहीं लिखेंगे, सब में 2 2 लगाएंगे। इसका मतलब क्या समझे आप कि एक तत्व है, जैसे मान लीजिए हमारा लोहा Fe, अब इसके जो अणु होंगे तो यानी F2 होंगे। तो F2 में क्या गो हुआ भाई? एगो F, एगो F, दो कम से कम परमाणु हो गया। 2 परमाणु है, दोनों परमाणु जुड़ा है और जुड़ के बनाया है अणु। तो ये दोनों जो परमाणु है वो सदृश गुण वाला होगा, यानी F और EF, ये दोनों क्या होगा? समान गुण वाला होगा। ये नहीं जो EF दूसरा गुण वाला होगा, EF दूसरा गुण वाला होगा, ऐसा नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, यानी उसको कहते हैं हम लोग तात्विक अणु। किसी तत्व के जो अणु हैं उनमें जो परमाणु हैं वो सदृश गुण वाले होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग तात्विक अणु। ठीक है, तत्व के अणु को कहेंगे हम लोग तात्विक अणु और वो सदृश गुण वाला होगा। जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन अगर अणु है तो हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन होंगे, H2 होंगे। ऑक्सीजन का अणु है तो O2 होंगे। इसी तरह से क्लोरीन का है तो Cl2 होंगे, ये हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे थे तात्विक अणु। किसी को तो कोई दिक्कत? अब इसी तरह से हमारा है जो हम लोग यौगिक तात्विक अणु पढ़ रहे थे। अब यौगिक अणु देखिए क्या है, समझिएगा। किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्व के 2 या अधिक परमाणु रहते हैं। माने कोई भी यौगिक है तो उसमें आपको परमाणु आपको कई गो मिलेगा। जैसे देखिए, आप चीनी पढ़े थे तो चीनी का सूत्र होता है C12 H22O11। तो इसमें 3 गो परमाणु हो गया, एगो हो गया तत्व C, एगो हो गया H, एगो हो गया O, यानी 3 रंग का तत्व हो गया। इसी तरह से जैसे नमक के सूत्र बैठाइए तो नमक का सूत्र होता है NaCl। तो एगो हो गया Na, एगो हो गया यानी सोडियम, एगो हो गया क्लोरीन, तो 2 गो हो गया। वही कह रहा है कि किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्व के 2 या अधिक परमाणु रहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग यौगिक का अणु। समझ रहे हैं? इसे क्या कहेंगे हम लोग? जैसे देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु रहता है। जैसे हम लोग H2O नहीं लिखते हैं, ऐसे H2O। तो हाइड्रोजन के कितने? 2 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने? इसी तरह से चीनी के अगर अणु की बात करेंगे तो उसमें कितना कार्बन, कै गो? 12 गो। हाइड्रोजन कितना? ऑक्सीजन कितना? 11 गो। नहीं, तो ये हमारा क्या है? यौगिक के अणु हुए। ये क्या हो गए? यौगिक के अणु। यानी कोई यौगिक लीजिए और उस यौगिक में जो परमाणु होंगे या तत्व होंगे वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे, 2 या 2 से ज्यादा होंगे। इसमें 2 गो है तत्व, इसमें 3 गो तत्व है। नहीं, इसी तरह से देखिए Ca कोष्टक OH बंद 2, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम। तो इसमें Ca वो कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ना। तो ये 3 है। तो इस तरह से यानी कोई यौगिक है और उसमें जो यौगिक में जो तत्व है वो संख्या 2 या 2 से ज्यादा होगी, तो इसको कहते हैं हम लोग यौगिक के अणु। तो अभी तक आप 4 बातें क्लियर कर लिए। पहला क्लियर क्या किए कि अणु किसे कहते हैं, अणु की क्या विशेषताएं हैं, फिर तात्विक अणु क्या है और यौगिक अणु क्या है। बैठ जाइए, बैठिए, फिर बाद में सजा देंगे। अब चलते हैं, परमाणुकता क्या है समझिएगा। परमाणुकता
किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है ना, वो परमाणुकता कहलाती है। देखिए कोई पदार्थ यानी कोई यौगिक लीजिए, उसमें कई गो परमाणु है, ये देख लीजिए, गिनती कर लीजिए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? परमाणुकता कहते हैं। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक अणु है H2, एक अणु हुआ। H सीधे लिख देते तो क्या होता? परमाणु होता, लेकिन H2 कर दिए तो क्या हो गया? अणु हो गई। तो अणु में इसमें कितने परमाणु हैं? 2 गो है। अब जल लीजिए, इसमें कितने हैं? 3 गो है। H तो 2 गो अपने हैं, एगो ऑक्सीजनो है, तो कै गो हो गया? 3 गो। तो इसकी परमाणु कितनी? तो परमाणुकता कितना? इसी तरह से देखिए NaCl, ये किसका सूत्र है? नमक का सूत्र है। बहुत अच्छा, नमक का सूत्र है। तो इसमें सोडियम कै गो है भाई? क्लोरीन कै गो है? तो इसकी परमाणुकता कितनी? क्या? अगर आप दूसरा ही ले लीजिए, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, तो Ca कै गो है इसमें? कार्बन कै गो है? एगो। ऑक्सीजन कै गो है? तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? समझ में आ रही बात है? इसी तरह से अभी चीनी वाला लिखे थे ना सूत्र जी, चीनी का सूत्र क्या लिखे थे बोलो तो? C12। अब इसकी परमाणुकता कोई पूछ दे तो क्या करेंगे हम लोग? सबको जोड़ देंगे ना, जोड़ देंगे। तब परमाणुकता समझ गए ना, कि कोई यौगिक लीजिए, उसमें कितने परमाणु हैं, सबको जोड़ देंगे, हो जाएगी परमाणुकता। क्या समझ में आ रही बातें? किसी को दिक्कत? चलिए, तो इतना तक क्लियर हो गया कि परमाणुकता किसे कहते हैं। चलिए, किसी यौगिक में जितने परमाणु की संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणुकता कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार के अणु हैं, तब परमाणुकता के हिसाब से अगर बांटेंगे तो अलग अलग बांटेंगे। जैसे एकल परमाणुकता, द्विपरमाणुकता, त्रिपरमाणुकता, चतुष्परमाणुकता, बहुपरमाणुकता। मतलब क्या? कि कोई एक ऐसा यौगिक लीजिए जिसमें एक ही परमाणु है, तो एकल परमाणुकता। जैसे देखिए आप कह दीजिए कि भैया अक्रिय गैस, अक्रिय गैस जैसे आर्गन, आर्गन, तो आर्गन का अणु नहीं बनता है, याद रखिएगा, आर्गन का अणु नहीं बनता। जितने परमाणु हैं, समझ रहे ना, तत्व है, वो सब क्या करते हैं? अणु बनाते हैं। लेकिन जो अक्रिय तत्व हैं वो अणु नहीं बनाते हैं। और अक्रिय तत्व की संख्या कुल होती है कितनी? 6 होती है। पहला है हमारा हीलियम, तब है नियॉन, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन और क्रिप्टन। मान लीजिए कुल 6 है, ठीक है, मान क्या है ही 6, तो 6 कुल है, याद रखना है। तो ये अक्रिय जो है ये अपना अणु नहीं बनाता है, किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन बाकी जो परमाणु है ना वो अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे देखिए ये अक्रिय गैस जो होता है, जैसे आपने देखा अभी हीलियम का बात He, जैसे आपने देखा नियॉन Ne, जैसे आपने देखा आर्गन, तो ये केवल परमाणु ही रहते हैं, ये अणु नहीं होते हैं। तो अब परमाणु ही रहते हैं, तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी है भाई? इसकी परमाणु की संख्या कितनी है? परमाणु की संख्या, तो इसकी परमाणुकता कितनी? एक ही होगी। इसकी परमाणुकता एक, इसकी परमाणुकता एक, इसकी परमाणुकता, यानी कोई भी यौगिक होगा तब परमाणु की संख्या उसमें एक ही है, एकल परमाणुकता। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछ दे कि एकल परमाणुकता किसे कहते हैं, तब कोई भी अणु लीजिए, उसमें परमाणु की संख्या अगर एक है तो एकल परमाणुकता। तो कहेगा सर ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये बिल्कुल ही नहीं करता है किसी के साथ, ठीक है ना, किसी के साथ अभिक्रिया ये बिल्कुल करता ही नहीं है। ठीक है, आप कैसे नहीं करता है इसका विस्तार से हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पर क्लियर किया गया है, लेकिन फिलहाल समझिए कि कैसी से नहीं करती है। अब चलते हैं द्विपरमाणुकता। अब वैसे यौगिक जिसमें परमाणु की संख्या 2 हो तो उसको कहते हैं द्विपरमाणुकता। जैसे कोई कह दिया कि ऑक्सीजन के अणु, तो इनमें कै गो परमाणु है? ऑक्सीजन एगो यह है, एगो ऑक्सीजन यह है, दोनों को जोड़ दिया है तो कह दिया O2, तो इसकी परमाणु परमाणु तो कै गो हो गया भाई? तो इसकी परमाणुकता कितनी? 2 गो। चलिए, इसी तरह से अगर कोई कह दे आपसे कि सर Cl2 में, तो इसकी परमाणुकता कितनी? अगर कह दिया NaCl में, इसकी परमाणुकता कितनी? CO में, इसकी परमाणुकता कितनी? कार्बन ऑक्साइड कितना होगा? जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें परमाणुकता कितनी? क्योंकि मैग्नीशियम एगो है, ऑक्सीजन एगो है, तो दोनों मिला के कितना? समझ में आई बातें? तो अगर 2 गो रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? द्विपरमाणुकता। किसी को दिक्कत? चलिए, अब इसी तरह से त्रि अनुक परमाणुकता,
यानी वैसे परमाणु जिसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, तो उसको कहेंगे त्रिक अनुपरमाणुकता। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, जैसे H2O, तो इसमें H कै गो है भाई, 2 गो, O कै गो है, तो इसकी परमाणुकता कितनी है। जैसे CO2, तो C कै गो, ऑक्सीजन कै गो, 2 गो, तो टोटल मिला के कितनी। तो आप समझ गए कि कौन हुआ, त्रिक अनुक परमाणुकता। अब चलते हैं चतुष अनुक परमाणुकता क्या है। तो सीधा बात है कि अब 4 गो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, चतुष अनुक परमाणुकता। जैसे देखिए C2 नहीं H2O2 लीजिए, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है ये। तो इसमें हाइड्रोजन कै गो, ऑक्सीजन कै गो, तो परमाणुकता कितनी है, हो गया क्लियर, समझ रहे ना। तो एगो रहेगा तो एकल, 2 गो रहेगा तो, 3 गो रहेगा तो, और 4 गो रहेगा तो, लेकिन 4 से जब ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे, तो उसको कह देंगे हम लोग बहु परमाणुकता। नहीं, जैसे अभी चीनी का सूत्र आप देखे थे, चीनी का सूत्र देखे थे, तो वो किस में जाएगा, सही से बैठिए, कहाँ जाएगा वो, बहु परमाणुकता में जाएगी। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड का भी हम लोग सूत्र देखेंगे, या कैल्शियम कार्बोनेट का देखे, 5 गो हो गया था, तो वो क्या हो गया, बहु परमाणुकता हो गया। तो अब ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप पढ़े थे, परमाणु भी पढ़ लिए थे, अणु भी पढ़ लिए हैं, तो दोनों में क्या अंतर हो सकता है, परमाणु और अणु में क्या अंतर हो सकता है, इसकी चर्चा थोड़ी हो जाए। तो देखिए, परमाणु या किसी भी तत्व का सूक्ष्म कण होता है, तत्व का सूक्ष्म कण, और यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। चलिए, और अणु यौगिक का सूक्ष्म कण है, यौगिक का सूक्ष्म कण, यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। समझ में आई बातें। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये तत्व का है, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, कौन, परमाणु। लेकिन यौनु जो है यौगिक का सूक्ष्म कण है, और यह किस अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में। तो याद रखिएगा, ये तत्व का भी हो सकता है जब मुक्त अवस्था में रहेगा तब, ठीक है ना, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे अभी हमने बताए तत्व का एगो उदाहरण में अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व नहीं बताए, तो अक्रिय तत्व हमेशा मुक्त अवस्था में रहबे करता है। तो तत्व का भी क्या होता है, सूक्ष्म कण होता है, कब, जब अक्रिय होगा तब। कोई दिक्कत। तो पहला अंतर समझ गए कि परमाणु तत्व का सूक्ष्म कण, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, अणु यौगिक का सूक्ष्म कण, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए दूसरा अंतर, परमाणु का जो आकार होता है ना, सामान्यतः गोल होता है। परमाणु का आकार सामान्यतः क्या होता है, गोल होता है, जितने भी परमाणु होंगे। लेकिन यौगिक का जो आकार होगा वो सब रंग का होगा, रैखिक होगा, कोणीय होगा, त्रिकोणीय होगा, माने सब रंग का होगा, गोल, चौकोर, मोट, पातर सब रहता है, क्या फिटल रहता है, माने अलग अलग। अब जैसे चीनी का अलग होगा अणु, नमक का अलग अणु होगा, जल का अलग अणु होगा, नहीं होगा, तो सबके अलग अलग अणु होते हैं। अंतर समझ गए, दूसरा अंतर। अब तीसरा, परमाणु जो होते हैं ना वो सक्रिय होते हैं, क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। खास करके कौन परमाणु को, अक्रिय तत्व को छोड़कर, जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सब जो है ना अक्रिय तत्व, उसको छोड़कर सक्रिय होता है। सक्रिय का मतलब वह जल्दी किसी से क्रिया कर लेता है, ठीक है ना, ये जो है ना ये किसी से जल्दी अभिक्रिया कर लेता है और यौगिक बना लेता है, कोई दिक्कत। लेकिन इनकी जो क्रियाशीलता होती है किनकी, अणु की, वो बहुत ही कम होती है, नहीं माने वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। आगे, परमाणु में कोई बंधन नहीं होता है, जबकि अणु में बंधन होता है। बुआ नहीं अभी बताया, जैसे H2, तो ये बंधन होगा तभी ना, दूगो H जुटल है, एकरा मतलब एकरा में कोनो रिश्ता है, दोनों आपस में मिल ले दोस्ती कैले है कि नहीं। तो यही यहाँ पर यानी कहने का अर्थ है कि परमाणु में कोई बंधन नहीं, अणु में क्या है, बंधन है। परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता, जबकि अणु का विभाजन हो सकता है। अब दोनों N2 था, झगड़ा दोनों के हो गया, तो कहा तू अलगे रहेंगे, हाँ हम अलगे अलगे रहेंगे, क्या कोर्ट से फैसला हो जाएगा। जब पर हंस रहा क्या। चलिए तो क्लियर हो गया ना, परमाणु और अणु में अंतर समझ गए। तो परमाणु, पहला अंतर, परमाणु तत्व का सूक्ष्म कण या मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। अणु यौगिक का सूक्ष्म कण, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, परमाणु का आकार गोल होता है, अणु का आकार त्रिकोणीय, चौकोर, सब रंग का होता है। तीसरा, परमाणु सक्रिय होते हैं, जबकि अणु सक्रिय नहीं होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं, जबकि अणु का विभाजन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए
अब आगे चलते अब आयन क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आयन का मतलब होता है बोरे आवेश। आयन का मतलब होता है, अच्छा कभी आप गौर करके देखिएगा, एक प्लास्टिक का ले लीजिए थी, वो क्या कहते हैं उसको, कलम, ऐसे बालों में थोड़ा सा घर्षण करिए और उसको थोड़ा सा कागज के टुकड़े को चपकाइए तो चपक जाती है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ एक बल उत्पन्न हो गया है, नहीं बल उत्पन्न हो गया है। आखिर क्या हुआ होगा, गौर करके देखिए। तो इसका कोई कण ना या तो बाल में चला गया या बाल का कण इसमें आ गया होगा, जिसके कारण इस पर एक आवेश उत्पन्न हो गया। अगर वो भी नहीं आप समझते हैं, दोनों तलहटी लीजिए, रगड़िए, थोड़ी देर बाद देखिए गर्म महसूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुनिएगा, इसका कण जो है इसमें चला गया या इसका कण इसमें चला गया, नहीं है, जिसके कारण इसमें एक आवेश उत्पन्न हुआ। इसी को कहते हैं हम लोग आयन। क्या कहते हैं हम लोग? जैसे आप देखिए ना, मान लीजिए जिसके पास बाल हैं तो वो बाल को खूब अच्छा से रगड़ते हैं, ऐसे करके 20 बार 25 बार कंघी मारते हैं, तब बाल में कंघी मारने के बाद ना बाल फाहा फाहा हो जाता है, नहीं हो जाता है, नहीं हो जाता फाहा फाहा। तब फाहा फाहा होने से क्या होता बताइए? इसका मतलब है कि कंघी मारने से बाल के कणों के बीच में आवेश उत्पन्न हुआ। एक बाल दूसरे को क्या कर रही है, हटा रही है। वो बाल कह रहा है तो हमरे से हट के रहो, वो कह रहा है हमरे से तू हट के रहो, सब एने करके एकदम झिंगुर की तरह ऐसे करके उंगली फैले ही ले रहता है, बाल इतना करके नहीं हो जाता है। और छोड़ दीजिए 2 दिन 3 दिन तो सब क्या हो जाता है, सट जाता है, नहीं क्या होता है। तो वही कह रहा है कि आयन क्या भाई, तो आयन हो गया आवेश। आयन आवेश, कुछ पदार्थ आवेशित कणों के बने होते हैं और इन कणों में जो आवेश होता है उसको कहते हैं हम लोग आयन। ये क्या कहलाता है? जैसे देखिए हम हैं तो हम में भी कण है, हम में भी कण है, तो हम में भी एक आवेश होता होगा, या तो ऋण हो या धन हो, ठीक है ना। अभी बैठल हैं तो कोनो आवेश नहीं है, मान लीजिए, तो इसमें कोई आवेश नहीं है। लेकिन कोई बगल में हमारा ऋण वाला आ जाए या धन वाला आ जाए, तो हो सकता है कि ऋण वाला आ जाएगा तो कर ऋण हम खींच लेंगे, हम अपन धन उसको दे देंगे, तो हम पर एगो आवेश उत्पन्न हो जाएगा। नहीं समझे? इसको अपने अपनी भाषा में समझिए इसको ऐसे कि दुनिया का जितना पदार्थ होता है ना बुआ, उदासीन कणों की बनी होती है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कण हमेशा बना रहता है। ऋण और धन की संख्या हमेशा एक रहती है, ठीक है। और इधर भी ऋण और धन की संख्या एक रहती है। चलिए, तो अब गौर करके देखिएगा, यहाँ पर 3 गो ऋण है 3 गो धन है, लेकिन यहाँ पर 5 गो ऋण है 5 गो, 6 गो ऋण है 7 गो ऋण है 7 गो धन है। तो इसमें ऋण धन ज्यादा हो गया, इसमें ऋण धन कम हो गया। तो अब इसको अगर एगो तार से जोड़ दोगे, नहीं जोड़ दोगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन ना इसमें से निकल के इधर चल आएगा, इसमें चल आएगा, इसमें चल आएगा, चल आएगा, चल आएगा, चल आएगा, नहीं। तो ये ऋण ज्यादा ले लिया तो धन हो गया इसको कम, और ऋण हो गया ज्यादा, तो ये हो गया ऋणायन। इसको ऋण था 7 गो, धन था 7 गो, तो ऋण भाग के चल गया इसमें 2 गो, तो ये हो गया धन ज्यादा, तो ये हो गया कौन, धनायन हो गया। नहीं समझ बात है? तो ये हुआ क्या कि पदार्थ जो होता है ना वो छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, और ये आवेशित कणों के बने होते हैं, या तो ऋण का आवेश का कण हो या धन आवेशित कण हो। तो जब दूसरे से कनेक्ट करता है ना, तो उसमें से उसमें चला जाता है, उसमें से उसमें चला जाता है, यानी एक ऋण दूसरे में चला जाता है, तो इधर धन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, और ऋण की संख्या क्या हो गई, कम गई। अगले में ऋण गया है तो ऋण उसमें बढ़ गया, धन क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से इस पर एक करंट आ गया, आवेश, उसको कहते हैं हम लोग आयन। करंट यानी आवेश को कहते हैं हम लोग आयन। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धनायन और एक ऋणायन। आयन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? चलिए, जब धन आवेश रहता है तो धनायन माने प्लस रहता है, और ऋण रहता है तो ऋणायन। कोई दिक्कत? अब आगे, स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या है? किसी यौगिक में धनायन ऋणायन आपस में जुड़े रहते हैं, इस बल को कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। अगर आपस में जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्थिर विद्युत आकर्षण। देखिए अभी अभी क्या देखिए आप कि परमाणु है, इसमें ऋण है धन है, ऋण है धन है, धन है ऋण है ना। तो ये आपस में जुड़ा होगा ना भाई रे, कनेक्शन एक दूसरे का जुड़ा होगा, बंधन होगा इसके बीच में। तो ये जो बंधन है ना, ये मजबूत बंधन, उसको कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चलिए अब आगे पढ़ेंगे कि संयोजकता क्या है। सुनिएगा, लास्ट पॉइंट है अब हमारा। तो संयोजकता का मतलब होता है कि कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग कर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस तत्व के संयोजन क्षमता संयोजकता कहलाती है। यानी मान लीजिए एक तत्व यहाँ पर ए वाला है और यहाँ बी वाला है,
तो ए वाला का सब परमाणु तो एकरा साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, एगो करेगा चाहे दूगो करेगा चाहे तीन गो करेगा। मान लीजिए इसका भी एगो करेगा चाहे दूगो करेगा तीन गो करेगा। तो ये जितना इलेक्ट्रॉन यानी जितना परमाणु को लेकर के अभिक्रिया कर रहा है वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। मान लीजिए हम हैं तो हमारा पास 1000 है परमाणु, तो हमारे सब 1000 परमाणु तरह से दोस्ती नहीं करेगा, दूगो करेगा, तो हमारी संयोजकता कितनी हुई, 2। सब इसके हमारा सब परमाणु इससे दोस्ती नहीं करेगा, एगो करेगा, तो ये क्या है, एकल परमाणुकता। नहीं समझे बात को? तो कहने का अर्थ है संयोजकता का मतलब समझ गए ना, कि कोई तत्व है, कोई परमाणु है, तो जितने परमाणु के साथ दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा जितनी संख्या में, तो उस संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। नहीं, परमाणु अपने रासायनिक यौगिक बनने में जितना तत्व की अभिक्रिया करता है, जितना तत्व की अभिक्रिया करता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता। अब जैसे हमारे पास 20 गो है मान लीजिए परमाणु, तब 20 अभिक्रिया नहीं कर रहा है, 1 गो कर रहा है, तो हमारी संयोजकता कितनी, 1। हमारे पास मान लीजिए 25 गो है लेकिन कर रहा है 5 गो अभिक्रिया, तो क्या है वो, संयोजकता हमारी कितनी, 5। नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका नाम है बी, इसमें से 3 गो ही परमाणु अभिक्रिया कर रहा है, उसके पास 50 गो लेकिन अभिक्रिया कर रहा है 3 गो, तो वो क्या है, संयोजकता उसकी कितनी, 3। चलिए अब इतना समझ गए। अब लास्ट पॉइंट है, अब चलेंगे, ये हमारी लास्ट पॉइंट है। अब कह रहा है परिवर्तनशील संयोजकता क्या है। देखिए परिवर्तनशील संयोजकता का मतलब होता है कि संयोजकता ना हमेशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। संयोजकता हमारी क्या होती रहती है, बदलती रहती है। देखिए कहीं पर 1 गो अभिक्रिया करेगा लेकिन कहीं पर वो 2 गो के साथ दोस्ती कर लेता है, कहीं पर 3 गो कर देता है। जैसे हम हैं, अब मान लीजिए क्या नाम है इसका, किशन जी आए तो एक एक इलेक्ट्रॉन का हम दोस्ती किए, एगो परमाणु इसको दिए, एगो परमाणु ही दिया, दोनों आदमी दोस्ती किए, तो अभी हमारी संयोजकता कितनी हुई, 1। लेकिन वहां पर से हट गए, अब हम जफर आ गया, तो इससे संयोजकता हम कितनी कर लिए, 2 कर लिए, तो हमारी संयोजकता अब कितनी हो गई, तो किशन के साथ तो 1 था लेकिन जफर के साथ कितनी की दोस्ती, 2 की। मान लीजिए हमारी नेहा आ गई तो हम इसके साथ संयोजकता किए कितनी का, 3 का साझा कर दिए, तो ये कितनी हो गई हमारी संयोजकता, 3 हो गई। इसको कहते हैं परिवर्तनशील। जैसे देखिए उदाहरण में किसी तत्व की संयोजकता अलग अलग होती है, अर्थात स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, उसे परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। जैसे कॉपर, लाल ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 है, लाल ऑक्साइड बनाएगा तभी एगो से करेगा अभिक्रिया, लेकिन जब काले ऑक्साइड बनाते हैं तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, तब 2 हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो अब देख रहे हैं बदल रहा है, इसको कहते हैं हम लोग कौन, परिवर्तनशील संयोजकता। तो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।